बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कंपनी के इंट्रोडक्शन के बारे में। हम लोग डायरेक्टली लीड करेंगे टूवर्ड्स चैप्टर 1, ठीक है। और जस्ट अ मिनट, चैप्टर नंबर 1 है कंपनी इंट्रोडक्शन, टाइप एंड रजिस्ट्रेशन के हवाले से। सो हमें कुछ थोड़ा सा सहारा लेते हैं बिजनेस मॉडल पे। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज लूँगा कि आप लोगों ने I2A पढ़ा, आप लोगों ने I2B पढ़ा, इंट्रोडक्शन बिजनेस पढ़ के आए हो ना आप लोग, तो बिजनेस मॉडल्स को देख के आए हो थोड़ा सा। और अल्टीमेटली FR1 भी पढ़ चुके हो ना, हाँ बस बेहतरीन। सो कंपनी के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं बेसिक की एडवांटेज लूँगा, बाकी फिर मैं इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करूँगा। टाइप्स ऑफ बिजनेस, ये 3 मॉडल्स ही अवेलेबल हैं आपके पास, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और अल्टीमेटली कंपनी का बिजनेस मॉडल है। हाँ, I2B की बुक में बहुत सी चीज़ें गलत थी, वो पता नहीं आप लोगों ने जब पढ़ा होगा तो आपको शायद हाईलाइट हुई होंगी कि नहीं। हम लोग अब जो भी बात पढ़ेंगे वो लीगल बाउंड्रीज के अंदर रह के पढ़ेंगे, ठीक है। आप बेशक वो I2B में उसमें बहुत सी बातें गलत थी या नहीं थी, बट एवर 3 बिजनेस मॉडल्स हैं आपके पास, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और कंपनी। कौन सा मॉडल अच्छा है ऐसा कहना गलत बात है कि कौन सा बिजनेस मॉडल अच्छा है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन कि आपको सूट क्या करता है। आपको डिफरेंट पैरामीटर्स में, डिफरेंट टाइमलाइंस में डिफरेंट मॉडल सूट करते हैं। आप पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं जिन्होंने जब आगाज़ किया अपने बिजनेस का तो एज अ सोल प्रोप्राइटर आगाज़ किया, और जब उनका कंक्लूजन हुआ वो कंपनी पे कंक्लूजन हुआ, ठीक है। सो कन्वर्जन वुड नॉट बी एन इशू। पूरा गाइडलाइन प्रिंसिपल्स हमारे पास मौजूद हैं कि अगर आप अपने बिजनेस मॉडल को चेंज करना चाहते हो लीगली तो कैसे कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल मास्टर टाइल सिरेमिक इंडस्ट्री के बारे में दे देता हूँ। आप लोगों ने पहले भी नाम सुना हुआ है। इनका बिजनेस मॉडल ऐसे ही स्टार्ट हुआ था। इनका इंसेप्शन थी एक रिटेलर के तौर पे, एक छोटी सी दुकान थी सिरेमिक की, एंड देन लेटर ऑन उन्होंने अपने आप को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट किया, एंड देन लेटर ऑन पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हुए, ठीक है। और देन उनकी डिसोल्यूशन हुई ठीक है। तो आखिर तक वो इस तरह मॉडल। सो ये जरूरी नहीं है कि कौन सा मॉडल बुरा है, ये भी डिपेंड करता है हमारा पैरामीटर कौन सा है, हम किस पैरामीटर में जज कर रहे हैं बिजनेस मॉडल को, ठीक है। अगर टैक्स का पैरामीटर है तो फिर उस एंगल से देखेंगे, अगर अदर पैरामीटर्स हैं तो उस एंगल। जिस तरह एक छोटी सी बात बताता हूँ, अगर आप लोग इंपोर्टर के एंगल से देखो कि यार मुझे इंपोर्ट करनी है, ठीक है, रॉ मटेरियल या कोई भी प्रोडक्ट, अब बिजनेस मॉडल कोई भी हो, सोल प्रोप्राइटर भी इंपोर्ट कर सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एक पार्टनर। सो मैंने कहा जैसा इंपोर्ट जो है वो लोकल भी कर, इंडिविजुअल भी कर सकता है, लेकिन जो बेनिफिट्स टैक्सेशंस में और अदर एक्ट्स में, सेल टैक्स की बात करें, इनकम टैक्स की बात करें, कस्टम ड्यूटी की बात करें, जो बेनिफिट्स एक कंपनी को हासिल है वो एक इंडिविजुअल को हासिल नहीं है। सो फिर लोग क्या करते हैं, अपने आप को एज अ, अपने बिजनेस को एज अ कंपनी रजिस्टर करते हैं। अब ये एक और एंगल है बिजनेस मॉडल को देखने का। फिर इसी तरह जो बेनिफिट्स हैं टैक्सेशन के इन केस ऑफ इंपोर्ट, वो ज्यादा अच्छे हैं एज कम्पेयर टू इन केस ऑफ कंपनी, कि अगर कंपनी इंपोर्ट कर रही है तो जो टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल हैं वो ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल। तो फिर लोग प्रेफर करते हैं कि पहले अपने आप को एज अ कंपनी रजिस्टर करें देन इंपोर्ट करें, ठीक है। और एक और बात बताता हूं, क्लाइंट जब आपसे बीइंग अ कंसल्टेंट आपके पास आता है और आपसे कहता है कि मैंने कौन सा बिजनेस मॉडल चूज करूं, तो आप भी उसे यही सवाल पूछते हो, हाँ बता तूने करना क्या है। वो फिर आपको खुल के बताता है मैं क्या करना चाह रहा हूं, तो आप कहते हैं अच्छा फिर तो ये बिजनेस मॉडल सूट करता है, ठीक है। सो तीनों में से कोई अच्छा बुरा मॉडल नहीं है, डिपेंड करता है आपको सूट क्या करता है। हाँ, सोल प्रोप्राइटर को कोई मुंह नहीं लगाता, ये एक फायदा है। हाँ, लेकिन वो जो एक डिपार्टमेंट है ना, वो हम सबसे प्यार करता है, ठीक है। वो FBR वाला आपका डिपार्टमेंट है, वो सबसे प्यार करता है। वो आप जैसे, वो आप हराम भी कमाओ तो कहते हैं मुझे थोड़ा सा दे दो, ठीक है। तो उसे कोई परवाह नहीं है आप हराम कमा रहे हो हलाल कमा रहे हो, वो कहेगा मुझे दे दो। जैसा मैं अभी एक बड़े अजीब से, वैसे एक तो मसला वो भी है कि दूसरा भी बता सकता था, अभी एक रिसेंट में एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ। एक वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूँ, ठीक है। अब उस वेलफेयर फाउंडेशन है एक्चुअली, वो डोनेशन कलेक्ट करते हैं और डिफरेंट उनके प्रोग्राम्स हैं जिसमें कफालत है और सब चीज़ें हैं, उनमें खर्च करते हैं। अब वो फीमेल्स का ग्रुप है, 5-6 अदद प्रोफेसर्स हैं सारी, और वो कुछ ड्रॉ नहीं कर रही बिजनेस से, वो खुद इंडिविजुअल कैपेसिटी में 3 मिलियन के अराउंड या 4 मिलियन के अराउंड रेज कर रही है फंडिंग। ये उनकी, मैं कह लूँ उनकी बहुत बड़ी एफर्ट है कि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, उनके पास कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं है, अभी बेबी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके ऊपर डोनेशन पे भी टैक्स लग रहा है क्योंकि आपने एग्जम्पशन नहीं ली हुई, तो डोनेशन पे भी। अब देखो कितनी अजीब बात लगती है, या मतलब वो बेचारी अब मुझे मेरे साथ दिमाग खपा रही हैं कि सर खुदा का खौफ करें, ज़कात के पैसे हैं, चैरिटी के पैसे हैं, आप कह रहे टैक्स में दे दो।
मैं क्यों दे, मतलब टैक्स क्यों दे, हम चैरिटी पे कौन टैक्स देता है? तो मैंने उन्हें कहा आप रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए टैक्स दे। सर रजिस्टर्ड होने के लिए पहले ऑडिट कराना पड़ेगा। तो मैं कहा ऑडिट तो चल रहा है। तो सर हमने नहीं देना, कोई तरीका निकाला हमने, मतलब वो बेचारे थे ही अपनी जगह। अब आपको समझ आ रही है? तो देखो चैरिटी वालों को भी एफबीआर वाले। फिर दूसरी एक स्कीम आती है एमनेस्टी स्कीम, मैंने बड़ी दफा पहले भी जिक्र किया उसका, कि वो कहते हैं जी जो चोरी का माल है आपने इस साल गबन किया है, जो छुपाया है, अगर लोकल चोरी की है तो 4% दे दें हमें, और फॉरेन चोरी की है तो 5% दे दें, और माल पाक करवा लें, काला धन सफेद करवा लें। तो ये देखो अगर सो इसलिए एफबीआर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंडिविजुअल के तौर पे कमा रहे हो, आप पार्टनरशिप के तौर पे कमा रहे हो, या कंपनी के तौर पे कमा रहे हो, ठीक है। सो वो रेगुलेटर तो हमारे साथ रहेगा हर दफा, वो हम किसी भी बिजनेस मॉडल में हो। लेकिन इसके अलावा कोई और रेगुलेटर सोल प्रोप्राइटर को मुंह नहीं लगाता, क्योंकि इन बिजनेस की कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, जो हो आप ही हो। मैंने बिस्मिल्लाह स्टेशनरी स्टोर, माशाल्लाह स्टेशनरी स्टोर या अल्हम्दुलिल्लाह स्टेशनरी स्टोर खोला हो, मैं हमें लगता है कि इससे जरा पावर आती है, बिजनेस ज्यादा बिकता है। तो अगर मैंने कोई दुकान खोली, उस दुकान की कोई आइडेंटिटी नहीं, लोग मुझसे लेन देन कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस की कोई आइडेंटिटी नहीं है। सो इसलिए जब बिजनेस की कोई आइडेंटिटी नहीं, इसलिए कोई रेगुलेटर भी आपके मुंह नहीं लगाता। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, पार्टनरशिप या कंपनी। कंपनी पे पहले आ जाते हैं, क्योंकि आपने I2A वगैरह में कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से उसकी अकाउंटिंग वगैरह को देखा है। सो कंपनी के केस आपकी कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड होती है कंपनीज एक्ट के अंदर। चलो बल्कि इस छोड़ो, इसको रजिस्टर्ड होती है, कंपनी रजिस्टर्ड होती है विद सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सो आप पे पहला रेगुलेटर नाफिज होता है, आपका पहला रेगुलेटर है SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये रेगुलेटर है जो इसके साथ आप रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करते हैं। अब ऑब्वियस बात है, अगर आप इसके साथ रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो फिर मानेंगे भी इसी की बातें। तो उसने अपनी सारी बातें कहाँ लिखी हुई हैं? कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर। सो हम जितना भी पढ़ने जा रहे हैं, 12 चैप्टर्स जो हमने पढ़ने हैं, ये सारे के सारे, ये जो बेसिक है ना बिल्कुल जो अभी हम डिस्कस करें, इसके बाद हमने पढ़ना सिर्फ और सिर्फ कंपनीज एक्ट दिया 2017, जिसमें कंपनी की हर चीज के बारे में डिटेल गाइडलाइन मौजूद है। बनाएंगे कैसे, चलाएंगे कैसे, बंद कैसे करेंगे। अब चलाने में बहुत मैटर्स हैं, ऑपरेशंस की जब बात करते हैं कंपनी के, तो बहुत से मैटर्स हैं जिनके ऊपर गाइडलाइंस चाहिए, तमाम मौजूद हैं। कोई एक भी ऐसी गाइडलाइन नहीं जिसके ऊपर या कोई भी एक भी ऐसा इशू नहीं है जिसके ऊपर गाइडलाइन मौजूद ना हो। माइन्यूट डिटेल्स में गाइडलाइंस मौजूद हैं। हाँ, वो अलग बात है, इस स्टेज के ऊपर आप सारी पढ़ोगे नहीं। इंशाल्लाह हमने एक पेपर रखा हुआ आप लोगों के लिए CFAP 2 के नाम से, मतलब CA में, जो कि कॉर्पोरेट लॉ से डील करता है। हाँ, वहां जाके आप पे सब कुछ एप्लीकेबल है। वो स्टेज है फाइनल, जहां पे ICAP की कोई बाउंड्री नहीं है। वो कहता है जो कुछ लॉ में लिखा है सब आपके सिलेबस में है, ठीक है। इस स्टेज के ऊपर हम जरा लिमिटेड एरिया पढ़ रहे होंगे, ठीक हो गया। फिर ये बात, अच्छा मैं जल्दी बातें कर रहा हूं क्योंकि ये बातें आप लोगों ने पहले बहुत अच्छे तरीके से हजम की हुई हैं। सेपरेट लीगल पर्सन है, ये बात बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि सेपरेट आइडेंटिटी है, लाइक अ CNIC, जिसमें आपके पास CNIC इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, इसी तरह कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नंबर होता है, सर्टिफिकेट होता है, जो कि यूनिक होता है। अगर मैं आप लोगों से साथ साथ कुछ चीज़ें भी शेयर करता हूँ, और ये सारी मैं आज आपको इंशाल्लाह भेज दूंगा ग्रुप में, बेटियां अपना ग्रुप बना लें, और जो बेटे हैं उनका बना हुआ है ऑलरेडी। अगर आप गौर करो, ये पुराना सर्टिफिकेट है एक, वैसे मैं ने भी दिखा सकता हूँ, ये मैं पुराना क्यों दिखा रहा हूँ, एक मिनट है, बेतहाशा ने पड़े हैं। लो जी, ये नया बन के आया अभी ताज़ा, ठीक है, ताज़ा तो नहीं, खैर ये देखिए जी, ये SECP की सील लगी हुई है, नजर आ रही है आपको, ठीक है। ये कोई फाइजा रशीद हैं जिन्होंने साइन किए हुए, डिप्टी रजिस्ट्रार। और मैं सिर्फ बताना ही चाह रहा था, ये फिलहाल ये बताना चाह रहा था, कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ये आपके CNSE की तरह है। ये जब भी नंबर कहीं पे भी एंटर किया जाएगा, इवन इन द FBR, तो आपको डिटेल फैच होके आ जाएगी, अच्छा जी ये सदीद एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इट्स अ सेपरेट लीगल, इसकी अपनी आइडेंटिटी है, दैट आर सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स, शेयर होल्डर्स। और यही वजह है कि आप कहते हो कि इसके अपने एसेट्स हैं, अपनी लायबिलिटीज हैं। यही वजह है कि जब आप बैलेंस शीट बनाते हो और एसेट्स लिखते हो, तो सिर्फ वही एसेट लिख सकते हो जो कंपनी ने अपने पल्ले से खरीदे होंगे, अपने नाम पे खरीदे होंगे। जो ऑनर्स के एसेट्स हैं वो कंपनी के नाम पे रिकॉर्ड नहीं हो सकते। मेरी बात समझ आई? फॉर एग्जांपल, कंपनी ने फर्नीचर खरीदा,
ये फर्नीचर खरीदा और पार्टनर ने, ऑनर ने अपने पल्ले से पे कर दिए पैसे, इंडिविजुअल ने पे कर दिए, शेयर होल्डर था उसने अपनी जेब से पैसे दे दिए, क्या कंपनी वो एसेट रिकॉर्ड कर पाएगी? नहीं, क्योंकि पेमेंट कंपनी के अकाउंट से हुई नहीं। इसलिए अगर करेगी भी तो ऑडिटर आके गर्दन से पकड़ लेगा कि भाई ये तो कंपनी का खर्चा ही नहीं है, ये तो कंपनी का एसेट ही नहीं है, तो खरीदा ही इंडिविजुअल ने है, तो ये तो इंडिविजुअल का एसेट हुआ। वो ये काम नहीं चलता यहाँ पे, ये काम नहीं चलता यहाँ पे, ठीक है, यही प्रॉब्लम है। ये पार्टनरशिप में चलता था, क्योंकि वहां पे क्या वजह थी, पार्टनरशिप की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, कंपनी की होती है। इसलिए कोई भी एसेट खरीदा जाएगा कंपनी के नाम पे खरीदा जाएगा, या कंपनी के फंड से, बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर होंगे तो ही वो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज नहीं। तो वो जो कॉन्सेप्ट चलता था ना, डेबिट मार लो मेरे अकाउंट को, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि उधर आइडेंटिटी नहीं थी। उधर जो एसेट्स थे, आप पढ़ के आए हो बी लॉ में, जो एसेट्स थे वो सारे के सारे पार्टनर्स के एसेट्स थे, वो बिजनेस के एसेट नहीं होते थे। हम कहते थे ये फर्म का फर्नीचर है, जबकि हकीकत में वो ए बी सी या XYZ पार्टनर्स का फर्नीचर होता था। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? सो इसलिए जो आप एसेट लायबिलिटीज भी बनाते हो इन दी इनकम, इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो एसेट्स होते हैं, वो लायबिलिटीज होती हैं, वो इनकम या एक्सपेंस होते हैं जो कंपनी के पल्ले से हुए होते हैं या कंपनी के लिए हुए होते हैं। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना फॉर द कंपनी, यहां पे आके कहीं गुंजाइश मिल जाती है, लेकिन फिर भी ऑडिटर ना गिच्ची से पकड़ लेता है। ऑडिटर कहता है मैं नहीं माफ करूंगा, ये क्या बात हुई? ठीक है, सो कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। दूसरी बात, सेपरेट लीगल पर्सन, ये पुरानी बातें चल रही हैं अभी। सो लीगल मीन लीगल पर्सन, एक तो आइडेंटिटी है, अपने नाम पे एसेट, अपनी नाम की लायबिलिटी। कंपनी के सूट फाइल किया जा सकता है, कंपनी सूट फाइल कर सकती है। जैसे अगर कभी नेस्ले के खिलाफ केस फाइल हो तो नेस्ले के खिलाफ केस, मतलब सलमान वर्सेस नेस्ले, ठीक है, या नेस्ले वर्सेस सलमान, उसके शेयर होल्डर को फ्रंट पे आने की जरूरत नहीं है, कंपनी की अपनी एक आइडेंटिटी है, करे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इसी तरह जब कंपनी का बुरे हालात आएंगे तो फिर कंपनी जिम्मेदार है। अगर फॉर एग्जांपल कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कंपनी का सब कुछ भी बेच दिया जाए, अज्यूम करें कंपनी का सब कुछ भी बेच दिया जाए, कंपनी का सब कुछ बेच दिया, बल्कि नेट रियलाइज्ड कैश की सूरत कहते हैं, हमें हमारे पास 1000 रुपया आ गया, सपोज सब कुछ बेच दिया, एसेट सब कुछ, लायबिलिटीज पे ऑफ नहीं किए, अभी सिर्फ एसेट रियलाइज किए हैं। यूं लिख देता हूं, एसेट्स रियलाइज्ड इन कैश, सब कुछ बेच दिया, प्रॉपर्टी प्लांट करंट एसेट सब कुछ, और अब जो पेमेंट करनी है वो है 1500 की, जो लायबिलिटीज पे ऑफ करनी है वो 1500 की है। तो ये जो 500 का डेफिसिट है ये कैसे चलेगा? क्या ये शेयर होल्डर पे करेगा? पार्टनरशिप के केस में चूंकि हम कहते थे कि इसकी अपनी लीगल आइडेंटिटी नहीं, तो पार्टनर की पॉकेट से जाएगा, जबकि कंपनी में तो सेपरेट एंटिटी है, तो वो कहते हैं कंपनी जाने तुम जानो। सो कौन भुगतेगा? कंपनी। कंपनी ने, अगर कंपनी के पास पैसे ना निकले तो कौन भुगतेगा? जिसने दिए होंगे, लेंडर। लेंडर विल बियर दैट लॉस इन दैट केस। क्या बात समझ आ रही है? सो ये है लीगल पर्सन का और सेपरेट होने का मकसद, कि सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट तो आप लोग, ये तीसरा भी किसी हद तक आप लोग पढ़ते हो, लेकिन फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स लिमिटेड। सो ये जो भी आपने बोला यहां पे कि 1500 का जो एक्स्ट्रा 500 का डेफिसिट है वो मेंबर की पॉकेट से जाएगा? नहीं। सो इसका मतलब है अगर मेंबर की पॉकेट से नहीं जाएगा तो मेंबर लायबल नहीं है, आपने सारे का सारा बिजनेस पे डाल दिया। अब पहले एक छोटी सी बात यहां पे रुक के, मेंबर कौन होता है? शेयर होल्डर को बोलते हैं, बिल्कुल। अभी के लिए इतना ही समझ लें, लेकिन हमने इसको आगे चल के एक्सटेंड करना है। अभी के लिए मेंबर वो है जो शेयर होल्डर्स है। ठीक है, अब चूंकि हम लॉ में आ गए ना, तो हम जरा फिर प्रॉपर्ली, मेंबर इज एक्चुअली अ ब्रॉडर टर्म, लेकिन अभी सिर्फ मैंने कहा आसानी के लिए हम कहते हैं मेंबर वो है जो शेयर होल्डर है। अच्छा, ये वाली सिचुएशन मैं जरा बता रहा हूं, मेंबर वो है जो शेयर होल्डर है। अच्छा जी, शेयर होल्डर कौन होता है? ठीक है, जिसके पास कंपनी के शेयर हो। ठीक है, अच्छा, द वन हु इज होल्डिंग द शेयर। ठीक हो गया। अच्छा, जिसके पास कंपनी का एक भी शेयर हो ना, वो कंपनी का शेयर होल्डर है। उसकी औकात कोई नहीं होगी। जहां कंपनी ने मिलियंस ऑफ शेयर इशू किए हुए हैं, एक शेयर रखने वाला कोई औकात का मालिक नहीं होगा।
लेकिन वो शेयर होल्डर है, वो मेंबर कहलाएगा। क्या बात समझ आ रही है? लास्ट मैंने पहले भी बड़ी दफ़ा एग्जांपल दी हुई है, सुजुकी वाला, सुजुकी का माइनॉरिटी शेयर होल्डर हमारे पास आया और रो रहा है कि जी अच्छा उसके पास मिलियंस ऑफ शेयर्स हैं, ठीक है, उस बंदे के पास, और उसके पास मिलियंस ऑफ शेयर के बाद उसकी औकात क्या है? 0.2% गालबन, ठीक है, मतलब मिलियन शेयर होने के बाद भी उसकी औकात 0.2% की है, क्योंकि कंपनी के शेयर ही बहुत, इशुएंस ही बहुत ज्यादा है। तो मैंने कहा क्या हुआ जी वो मेरा माइक बंद कर देते हैं, हम मीटिंग हॉल में बैठते हैं तो हमारे माइक बंद कर देते हैं माइनॉरिटी वालों के, जिनके पास थोड़े से शेयर, जिनकी औकात कोई नहीं, उनको बोलने नहीं देते, हमारे माइक्स ऑफ कर देते हैं, तो हम अपनी बात कहना भी चाहते तो कह नहीं पाते। तो ठीक है, बात समझ आ रही है? सो ऐसा सूरत हाल के दफ़ा माइनॉरिटी के साथ हो रहा होता है। सो वापस आता हूँ, हो सकता है माइनॉरिटी होने के नाते आपकी औकात ना हो, आप उतना इन्फ्लुएंस ना कर सको कंपनी को या कुछ भी ना कर सको, लेकिन आप शेयर होल्डर कहलाते हो। इफ यू हैव वन शेयर, यू आर एक्चुअली कंपनीज शेयर होल्डर। और मेंबर या ऑनर, जो भी आप वर्ड इस्तेमाल करें अभी के लिए, बाद में चल के मैं थोड़ा सा मेंबर के वर्ड को आपको जब डेफिनेशन पढ़ाऊंगा तो एक्सटेंड कर दूंगा मेंबर के वर्ड को। सो अब आते हैं, मेंबर समझा दिया, अब बोला लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड। अब देखो, मेंबर जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है एट द टाइम जब कंपनी बन रही है, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, वो पैसे लगाता है। सपोज मैं कहूं, अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लें, तो जब मास्टर टाइल बनी तो 3 भाइयों ने मास्टर टाइल्स, मैं एक मिनट मार्कर चेंज कर लूं बेटे, मार्कर नहीं काम कर रहा। ये थोड़ा बेहतर है। जब मास्टर टाइल की फॉर्मेशन हुई थी तो तीनों भाइयों ने, वैसे शेख मोहम्मद अकबर, असगर, कुछ इस तरह थे, ठीक है, तो मैं ABC लिख देता हूं, ठीक है, ABC ने 500 मिलियन ईच पर्सन ने इन्वेस्ट किया था कंपनी के अंदर, ठीक है, 1500 मिलियन के साथ ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। अब टेक्निकली सोचो, ये 1500 मिलियन कंपनी में लगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद लिया गया होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया गया होगा, मशीनरी खरीद ली गई होगी, इस तरह की बेसिक चीजें खरीद के कैपेक्स किए गए होंगे और कंपनी को ऑपरेशन में लाया गया होगा। ये 1500 खर्च हो गया होगा, अब नहीं एग्जिस्ट करता टेक्निकली। आज जब कंपनी बंद हुई है तो ये 1500 तो खत्म हो चुका है, इस्तेमाल हो चुका है कंपनी में, शायद उसके फर्नीचर होंगे, बिल्डिंग होगी, या कोई चीज ऐसी खरीदी होगी उस पैसों से। मेरी बात समझ आ रही है? सो 1500 तो खत्म। अब इस वक्त उनकी 2 फैक्ट्रियां हैं, उनके अलग अदर प्रॉपर्टीज हैं, तो वो पैसा तो गया। आज जब डिसोल्यूशन की बारी आती है और देखा जाता है कि एसेट रियलाइज्ड इन कैश, तो और बाकी 500 रुपये आखिर में बच गया जो देने वाला है, तो वो 500 मेंबर से पूछा जाता है भाई तुमने देना है? वो कहता नहीं भाई, मैंने जितना इन्वेस्ट कर दिया हुआ है, मेरी लायबिलिटी बस वहीं तक थी, मेरा मैक्सिमम नुकसान जो ABC का हो सकता है वो वही 500 मिलियन है जो उन्होंने इंसेप्शन के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया था, मजीद लायबल नहीं है। इसे बोलते हैं हम लोग कि शेयर होल्डर्स आर या मेंबर्स आर लायबल अप टू द अमाउंट, या उनकी लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, कि जिस हद तक उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया बस वो उसी तक जिम्मेदार है, तो वो तो ऑलरेडी दे चुके हैं, तो इसका मतलब मजीद उनकी जेब से कोई पैसा नहीं निकलता। मास्टर टाइल इस वक्त 40 बिलियन के डेट में है और कंपनी बंद हो चुकी है, ठीक है, 40 बिलियन का लोन है लोकल बैंक्स का, ठीक हो गया। 40 बिलियन के लोन में उन्होंने कहा ये पड़ी है फैक्ट्री, बंद करते हैं, ले लो, और तीनों घर बैठे आराम से कि ले लो, तुम ले लो। नहीं, नई कंपनी खोली है ना उन्होंने अब, ठीक है, कंपनी उन्होंने नहीं खोल ली है। उन्हें क्या लगे भाई तुमने पैसे किससे लेने हैं? मास्टर टाइल से, तो लो उससे, तो इसलिए वो सुकून से बैठे हैं कि मास्टर टाइल से लो जी, जो लेना है, हमसे ना मांगो। तो ये बात दुरुस्त भी है, लीगल बाउंड्रीज देखो ना, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स लिमिटेड, उनका वही 500 मिलियन जो इन्वेस्ट हुआ था, बस वही। हालांकि वो ऐसे जालिम है, ऑन कैमरा बताना पड़ेगा, गलती कर रहा हूं, उन्होंने वो पैसे भी निकाल लिए हुए हैं, वो 500 मिलियन जो डाला था निकाल लिया हुआ है। उन्होंने बहुत गंदे तरीके से बैंक को फंसाया, बैंक को खुद भी समझ नहीं है कि उनके साथ हुआ क्या। वो कहते हैं कई दफा होश बाद में आती है, वो क्या हो गया। सो वो हुआ उनके साथ। देखो उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी समझ नहीं आई कि वो क्या कर रहे हैं। बहुत प्रॉपर प्लान के साथ किया उन्होंने। देखो मैं प्लान भी हुआ, कुछ डिजास्टर भी हुआ है, दोनों ही चीजें। कोई बंद नहीं करना चाहता कभी भी रनिंग वेंचर को, एक बार याद रखना। उनके साथ डिजास्टर हुआ, वो बताता हूँ किस तरह। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने नई कंपनी बनानी थी। अब नई कंपनी को लोन कोई नहीं देता, देगा कोई लोन? आप दोगे मेरी कंपनी को, ABC को? नहीं। उन्होंने बनानी थी मास्टर बेवरेजेस,
पैसा चाहिए था, नहीं दे रहा कोई, तो उन्होंने क्या किया, मास्टर टाइल ने लोन लिया, मास्टर बेवरेजेस को दे दिया। अब बैंक से लोन किसने लिया है, मास्टर टाइल ने, वो अंदर का जो मर्जी अरेंजमेंट है, ठीक है, उन्होंने मास्टर बेवरेजेस को दे दिया। फिर लोन लिया मास्टर बॉल पॉइंट, फिर लोन लिया मास्टर प्लास्टिक। ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वहां की, गुजरांवाला की, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं। आखिर में क्या किया, ग्रुप को डिसबैंड किया, ये 7 भाई हैं टोटल, और बंटवारा कर दिया, मास्टर बेवरेजेस के हिस्से में, वो बॉल पॉइंट उसके हिस्से में, प्लास्टिक उसके हिस्से में, आखिर में क्या बची, मास्टर टाइल। और लोन किसके ऊपर है, मास्टर टाइल। फिर भी वो चला रहे थे सर्कल को, कि एक दफा उन्होंने एक शादी कर डाली बेटी की, जो बड़ी पॉपुलर हुई थी फेसबुक पे, अगर आपको याद हो, जलाल सन्स के, वो जो बड़े टैक्स वाले उसके हत्थे चढ़ गए थे, उसके बाद वो नैब के हत्थे चढ़े हैं। फिर वो जो एक बैलून क्रिएट किया हुआ था ना उन्होंने, एक आर्टिफिशियल बैलून, वो बर्स्ट हो गया। वो जो उन्होंने चीजें कंट्रोल की हुई थी ना, इधर के पैसे उधर, उधर के पैसे इधर, तो वो खराब हो गए, उसकी वजह से कंपनी डिस्टर्ब हुई। फिर उन्होंने कहा जब खुली हैं, जब नंगे ही हो गए हैं, तो फिर बंद करते हैं। तो उन्होंने फिर फैक्ट्री रेंट पे दे दी है। तुम लेवल चेक करो, वो फैक्ट्री जो 2 फैक्ट्रियां थी उनकी, दोनों फैक्ट्रियां 24 घंटे चलती थी, और इतनी प्रोडक्शन थी कि डिमांड पूरी नहीं हो रही थी, ठीक है, 24 घंटे चलने के बाद भी कभी फैक्ट्री बंद नहीं हुई। मतलब ऐसी सूरत हाल है, 8 घंटे बाद शिफ्ट चेंज होती थी, फैक्ट्री बंद नहीं होती थी, इतनी प्रोडक्शन, मैसिव प्रोडक्शन। और अब है कि दोनों रेंट पे दी हुई, कि ये लो भाई रेंट पे है, जो करना कर लो। तो ये सूरत हाल है। तो वो प्लान्ड है, कुछ काफी चीजें मुझे लगता है प्लान्ड है, कुछ बुरे हाल वक्त का क्या पता। सो लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज, तो उनकी लायबिलिटी सिर्फ उसी हद तक लिमिटेड है जो उन्होंने शुरू में इन्वेस्ट कर दिया। अब वो मजीद इन्वेस्टमेंट के, मजीद प्रॉब्लम के जिम्मेदार, क्या मेरी बात समझ आ रही है चीजें? सो ये कॉन्सेप्ट है लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड। तो एक प्रोटेक्शन मिल जाती है मेंबर्स को कि घर से बिजनेस करने आए तो ठीक है, बिजनेस नहीं चला तो बिजनेस जिम्मेदार है, आप लोग पर्सनली जिम्मेदार। जबकि आप लोग बिजनेस लॉ में पढ़ के आए हो कि पार्टनरशिप के अंदर जब कभी लॉस आता था तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो जाती थी, वो पर्सनल पॉकेट से पे करता था। सो वो कॉन्सेप्ट था 1932 का, जो आप ऑलरेडी बिजनेस लॉ, सब बिजनेस लॉ पढ़ के आए हुए हो ना यहाँ पे। कोई ऐसा तो नहीं जो दोनों लॉज अभी पढ़ रहा है, ऐसा तो कोई नहीं क्लास में, सब पढ़ के आए। ओके, सो इसलिए ये 1932 हुआ हुआ है जो आप पढ़ के आ चुके हो, ठीक है। कोई सेपरेट लीगल एंटिटी होती थी और लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स क्या होती थी, अनलिमिटेड। आगे चलते हैं जी, चलो आगे जरा थोड़ा एक्सटेंड करें इस बात को। लो जी आगे आते हैं जरा थोड़ा सा कंपनीज के स्टेटस के ऊपर। पहले कंपनी के स्टेटस पढ़ते हैं, फिर मेंबर्स की लायबिलिटी को मजीद थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी डालूंगा। टाइप्स ऑफ कंपनीज। अब मैंने जैसा कहा, हम लोगों ने बेसिक मॉडल बस पढ़ना था, असल हमारा मकसद अब कंपनी के बारे में होगा। अब जितनी बातें हम अब शुरू करेंगे, अब हम सब की सब बातें कंपनी के हवाले से पढ़ेंगे, ठीक हो गया। सो मैं पहले जरा थोड़ा एक पिक्चर क्लियर कर दूं कि कंपनी का स्टेटस है क्या एक्चुअली। तो कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनीज में आपके सामने 4 तरह की कंपनीज नजर आ रही है, सिंगल मेंबर, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और पब्लिक सेक्टर कंपनी। वंस अगेन आप बिजनेस I2B के अंदर थोड़ी सी इन चीजों के बारे में पढ़ के आते हो, बट स्टिल अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा यहाँ पे। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसका एक मेंबर हो, सिंगल मेंबर, वही करता धरता है। अब ये ऐसी कंपनी का कॉन्सेप्ट आया क्यों, ये छोटा सा समझ लो। मैंने जैसा अभी कहा कि इंडिविजुअल को वो बेनिफिट्स नहीं मिलते जो एक, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम किसी के साथ कंट्रोल शेयर नहीं करना चाहते। हमारे कल्चर में हम स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज हैं, एशियन स्पीशीज, कि जिससे कंट्रोल शेयर नहीं होता। हम कहते हैं जो हम बनाएं वो हमारी औलाद खाए, ये हमारा कॉन्सेप्ट। ये सबके साथ प्रॉब्लम है कि जो हम कोशिश करते हैं जो एम्पायर हम बिल्ड करें वो हमारी औलाद खाए, कोई और शेयर ना कर जाए, या थ्रेट होता है कि कोई और ना खा जाए। सो द कॉन्सेप्ट इज, इसी वजह से इंडिविजुअल कई दफा प्रेफर नहीं करता कि मेरे साथ कोई और ऑनर हो इस कंपनी में। तो फिर लॉ ने एक गुंजाइश निकाल दी हुई है कि भाई आप अकेले कहो कंपनी बनाना चाहते हो, बना लो। तो अब सिंगल मेंबर कंपनी भी एग्जिस्ट करती है जिसका एक ही मेंबर होगा, एक ही मालिक होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? सो उसको हम बोलते हैं SMC, जो उसके नाम के साथ, अच्छा चलो भी उस पर आता हूं बाद में। तो SMC बोला जाता है, सिंगल मेंबर कंपनी। तो एग्जिस्ट करती है, इसके रूल्स सेपरेट हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, वैसे बता रहा हूं, इसके रूल सेपरेट हैं इसको चलाने, क्योंकि ये अब उस तरह की कंपनी तो है नहीं जो कि फुल फ्लेज कंपनी हो, एक इंडिविजुअल है। तो उस कई ऐसे रूल्स होंगे या ऐसे रेगुलेशंस होंगे जो एक इंडिविजुअल पे अप्लाई नहीं हो सकते, तो फिर इसके लिए सेपरेट रूल्स बना दिए गए SMC रूल्स के नाम से, तो वही उनको गवर्न करते हैं, ठीक हो गया। अगली कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी।
कहता है पब्लिक कंपनी। सो डेफिनेशन बड़ी मजे की है पब्लिक कंपनी की। अगर मैं बिशप है, पहले भी मैंने बड़ी दफा मैंने वैसे बात की हुई है शायद क्लासों में, लेकिन फिर भी पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पढ़ाता हूं, बड़ी मजे की डेफिनेशन है। इन्होंने ऊपर नीचे लिखी हुई है इसलिए परेशान नहीं होना। हम आगे चल के जरा थोड़ा सा पब्लिक कंपनी को देखते हैं। ये देखें जी, बड़ी अजीब सी डेफिनेशन, बहुत मुश्किल सी। ये देखिएगा सेक्शन। अच्छा, पढ़ने का अंदाज भी देखो। हमने याद नहीं करने सेक्शन पहली बार, खबरदार किसी ने याद किए तो, या किसी ने कोशिश की तो याद करके लिखने की, गुनाह कबीरा है, ऐसा कोई काम नहीं करेगा। उसकी रीजन बताता हूं। अगर तुमने सेक्शन गलत सेलेक्ट किया, ठीक है, तो पूरा आंसर काट दिया जाएगा अगले वाला। इसलिए ऐसी कोई कोताही नहीं करेगा कि कोई सेक्शन याद करे या सेक्शन लिखे, ठीक है। दूसरी बात, एक और छोटी सी चीज लॉ के बारे में, जब एक्ट बनाया जाता है, जिसे हम लोगों ने पढ़ा भी था एक्ट कैसे बनता है, ठीक है। जब एक्ट बनाया जाता है तो पहला सेक्शन जो होता है सेक्शन 1, ठीक है, वो हमेशा स्कोप ऑफ द एक्ट होता है कि भाई ये एक्ट अप्लाई किस किस पे होता है, कि क्या हदूद है इसकी, तो स्कोप किस बात है। और सेकंड सेक्शन, सेक्शन 2, हमेशा डेफिनेशन होती है। तो ये दो सेक्शन हर एक्ट के सेम होते हैं, हार्मनी क्रिएट की हुई है ना, ताकि पता हो। तो सेक्शन सेक्शन 1 हमेशा स्कोप से शेयर डिस्कस करता है, और सेक्शन 2 जो होता है वो हमेशा डेफिनेशंस होती हैं कि इस एक्ट में जो जो वर्ड्स ऐसे हैं जिसको डिफाइन करने की जरूरत है, वो सेक्शन 2 में डिफाइन होते हैं। जिसे हम प्रोविजन ऑफ लॉ भी कहते हैं, सेक्शंस या प्रोविजन ऑफ लॉ। सेक्शन 1 स्कोप, सेक्शन 2 डेफिनेशन। तो कभी भी आप एक्ट उठा के देखोगे, कोई भी एक्ट, तो उसका सेक्शन 2 हमेशा आपको डेफिनेशन मिलेंगी। अब डेफिनेशन तो ज्यादा है, तो फिर इसका फर्दर ब्रेकअप होता है सब सेक्शन, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि क्या है सब सेक्शन 52 ऑफ सेक्शन 2, पढ़ने का अंदाज ही होता है, ठीक है। पढ़ने का अंदाज होता है सब सेक्शन 52 ऑफ सेक्शन 2। और इससे फर्दर आगे एक स्टेप चले जाओ तो बोलते हैं क्लॉज। जैसे अगर मैं कहूं 252 का 1 होता अगर, ठीक है, तो मैं कहता क्लॉज 1 ऑफ सब सेक्शन 52 ऑफ सेक्शन 2। ये मुझे बताने का मकसद कोई नहीं है, सिर्फ मैं बता रहा हूं कि आपको पढ़ना आना चाहिए। अब ना देखो, अब लॉ पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि यहां पे हमें ये याद करने की जरूरत है इस तरह, लेकिन सिर्फ समझा रहा हूं ताकि कभी जिंदगी में कोई चीज पढ़ो तो आपको पता होना चाहिए लिखने का अंदाज क्या होता है। दिखने में बड़ा मुश्किल लगता है, कभी नोटिस पढ़ो ना तो आपको बड़ी अजीब लगती है, यार ये क्या बात। मेरे पास अभी एक आया होगा नोटिस, एक मिनट रुको, शायद कहीं पढ़ा हो। मैं आपको ना एक एक्चुअली सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि पढ़ने का अंदाज क्या होता है। नहीं, शायद मेरे पास सर्कुलर पढ़ा हुआ था, लेकिन अभी फिलहाल हाँ, बल्कि अंदर पढ़ा हुआ है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं ताकि आपको जरा थोड़ा सा समझ आए कि अच्छा सर्कुलर को पढ़ते कैसे हैं। हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन सिर्फ एक साथ साथ मैंने कहा ना आप लोगों की ग्रूमिंग करता रहूंगा, ताकि इसके बाद अब अगली स्टेज आप लोगों की प्रैक्टिकली है, तो इसलिए थोड़ा सा तो सीख के जाओ। ओके, टेक्स्ट का देख लेते हैं, कोई सेक्शन पढ़ा हो, कोई ऐसा नहीं। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं कह रहा हूँ कि सेक्शन तुम्हें पढ़ाऊं कि तुम्हें पता लगे पढ़ते कैसे हैं इसको। कहीं पे ना कोई ऐसा हो ना अच्छा सा लिखा हो। नहीं, ये देखो, देखो लिखने का अंदाज ही होता है, इस तरह लिखा था, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय द सेक्शन 50 ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज फॉलोइंग, अमेंडमेंट कर रही है। फॉलोइंग अमेंडमेंट क्या है, रूल 5 में अमेंडमेंट कर रही है, उसके सब रूल 2 में अमेंडमेंट की। तो पढ़ने का अंदाज इस तरह होता है। पढ़ने में बड़ा डिफिकल्ट लगता है क्या बातें करी, क्योंकि वो रूल मेंशन नहीं करेगा पूरा, वो सिर्फ सेक्शन मेंशन कर देगा कि खुद जाके पढ़ो फिर मैंने उस रूल में क्या लिखा हुआ है। तो अब ये कहना चाह रहा है कि जो तुम्हारे रूल्स है ना, सेल्स टैक्स है, ये जो सेल्स टैक्स के रूल हैं ये मैंने अमेंड किए हैं, उसका रूल नंबर 5, उसका सब रूल 2, ठीक है। और उसमें मैंने ये चाहिए, द वर्ड एंड अपीयरिंग इन द क्लॉज डी शैल बी ओमिटेड। वहां जहां एंड लिखा हुआ ना मैंने उड़ा दिया। ये मतलब है इसका कि अब तुम वो साथ रखो और देखो क्या क्या उड़ाया और क्या क्या ऐड किया, ठीक है। देखो ये देखो, इस तरह की बातें बताता कई दफा। इन क्लॉज ई, उसी का सब रूल, मतलब 5 रूल का सब रूल का 2 का ई क्लॉज जो है, फॉर द फुल स्टॉप एट द एंड द एक्सप्रेशन
कॉमा एंड शैल बी सब्स्टिट्यूट। मैंने जो फुल स्टॉप लगा हुआ था उसकी जगह मैंने एंड लगा दिया। अब मतलब चेंज हो जाएगा ना इस एंड से। तो ये पॉइंट है। क्या बात समझ आ रही है? तो इस तरह लॉ लिखने का अंदाज है ये सिर्फ एक अंदाज है। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपको ये अंदाज खुद बहुत समझ आ जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ पढ़ने का अंदाज कि हमने पढ़ने का अंदाज सीखा क्लॉज 1 ऑफ सब सेक्शन 52 ऑफ सेक्शन 2। सो अब इसके बाद नहीं कभी डिस्कस करूंगा, अब सिर्फ बात किया करूंगा हेडिंग पे, क्योंकि ये मैंने बता दिया एक दफा, तो अब ये याद रहेगा इंशाल्लाह। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन बहुत मुश्किल, मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। सो यही इसकी डेफिनेशन है कि जो प्राइवेट कंपनी ना हो। सो इसका मतलब आप जाके प्राइवेट कंपनी पढ़ो, पब्लिक में कुछ नहीं मिलना। जो प्राइवेट कंपनी नहीं होगी वो पब्लिक होगी। क्या बात समझ आई? तो अब हम फिर आते हैं प्राइवेट कंपनी पढ़ते हैं कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है। साथ साथ डेफिनेशन खोल लेते हैं और साथ में हम लोग अपना ये खोल लेते हैं। ओके, सो प्राइवेट का इसका मतलब मैं अभी पब्लिक कंपनी को स्किप करके प्राइवेट कंपनी को पहले डिस्कस करता हूं। सो प्राइवेट कंपनी मींस ऐसी कंपनी जिसके मिनिमम कितने मेंबर्स हों? 2 और मैक्सिमम 50 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो अगर 50 से वैसे इतने पॉसिबल है ही नहीं, कभी प्राइवेट कंपनी में आपको 2 से ऊपर मेंबर नहीं मिले। मसा मार के मैंने कभी कोई प्राइवेट कंपनी देखी हो जिसके 3 मेंबर हो, इससे ज्यादा नहीं होते। ठीक है, सो 2 मेंबर्स के साथ प्राइवेट कंपनी बन सकती है। अच्छा, 50 से ज्यादा नहीं हो सकते, एक अपर लिमिट है। अब यहां पे एक बात समझने वाली है कि 50 से अगर ऊपर चले जाएं तो फिर क्या करेंगे? नहीं, हम अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे, फिर हम प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या बात समझ आई? लेकिन मैंने कहा ऐसा नहीं होता। 3 से ऊपर नहीं देखे, 50 तो बहुत दूर की बात है। 50 तक जाने का मतलब है आप उस रास्ते पर चल पड़े हो जहां पे आपने कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर देना है। पब्लिक से मुराद क्या है? जनरल पब्लिक का स्टेक आ जाएगा कंपनी में। क्या मेरी बात समझ आ रही है? सो प्राइवेट कंपनी जिसके मिनिमम मेंबर 2 और मैक्सिमम कितने हो? 50, एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉइज। बराए मेहरबानी, हो सकता है तुम्हारी 3 मेंबर हो और 50 एम्प्लॉई हो, भाई इंप्लॉय को शामिल ना करें। हाँ, किसी इंप्लॉय के पास शेयर हो, फिर वो मेंबर है, क्लियर? सो एक्सक्लूडिंग मेंबर्स। अगली बात, अच्छा अगली बात दूसरी छोड़ के तीसरी बात पहले बताता हूं, क्योंकि तीसरी बात समझने वाली है, दूसरी उसके साथ समझ आ जाएगी। रिस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक ऑफरिंग। पब्लिक को शेयर ऑफर नहीं करने, इजाजत नहीं है। आईपीओ का वर्ड सुना कभी? इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये हमारे I2B में भी इस्तेमाल हुआ था। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये बेटा नजर आ रहा है आप सबको? इनिशियल पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर क्या होती है? मुझे पैसा चाहिए, मैं बीइंग अपनी आजाद कंपनी की तरफ से बोल रहा हूं, मुझे पैसा चाहिए, तो मुझे फंड रेजिंग करनी है, आपसे पैसा लेना है। आप जब पैसा दोगे, आप बदले में क्या मांगोगे? सर्टिफिकेट, शेयर्स। ठीक है, सो मैं पब्लिक फंडिंग नहीं कर सकता, पब्लिक से फंड रेजिंग नहीं कर सकता, इजाजत नहीं है मुझे। कॉन्स्टिट्यूशन में इजाजत नहीं है, आइन में इजाजत नहीं है कि आप पब्लिक से फंड, अपना पैसा लगाओ जो लगाना है। सो पब्लिक से फंड रेजिंग नहीं हो सकती। अच्छा, अगर आप कभी जिंदगी में पहली दफा पब्लिक से पैसा मांगने जाओ, उसे बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। फर्स्ट टाइम कंपनी की लाइफ में कंपनी पहली दफा जब जाती है पब्लिक ऑफरिंग करने, क्या बता। और अगर आधी हो जाए, आधी मुजरिम हो जाए, बार बार पैसे मांगती हो, तो उसे पब्लिक ऑफर, पीओ कहते हैं। इंशाल्लाह आपके CFEP 2 में एक पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन है जिसके मुताबिक ये काम किया जाता है। अच्छा, अब ये बात, इसका मतलब एक बात समझ आ गई कि पब्लिक ऑफरिंग प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। तो अगर कोई कंपनी पब्लिक से पैसा रेज करना चाहेगी तो कैसे करेगी? फिर पहले अपने आप को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करेगी, देन फंड रेजिंग के लिए जाएगी। क्या सबको बात समझ आई? इंटरलूप एक फैसलाबाद की बहुत रिनाउंड कंपनी है, 25-30 साल का उसका अपना एक्सपोजर है और वो उसने काम किया 25-30 साल मार्केट में, और अच्छा खासा उनका टर्नओवर है, अच्छी खासी रिप्यूट है मार्केट में, और मार्केट का अच्छा खासा शेयर है उनके पास। ये बनाते हैं, मेरा ख्याल है ये जो टॉवल्स और इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये प्रोडक्ट प्रिपेयर करते हैं वो। सो अच्छा खासा मार्केट शेयर है उनके पास। अब 25 साल बाद आके या 30 साल बाद आके उन्होंने सोचा कि अब हमें एक्सपेंशन करनी है, पैसा चाहिए, क्या करें? उन्होंने अपने शेयर्स जो हैं पहली दफा पब्लिक को बेचना चाहा, तो क्या करना पड़ा उन्हें? पहले कन्वर्ट करना, देन उन्होंने फंड रेजिंग स्टार्ट की। क्या मेरी बात समझे? चूंकि वो पहले ही पब्लिक में कन्वर्ट हो चुकी थी, इसलिए उसने डायरेक्ट फंड, मैंने आपको समझाया ऐसे है, चूंकि वो पहले ही पब्लिक में कन्वर्ट हो चुकी थी, उसने सिर्फ फंड रेजिंग की।
क्या मेरी बात समझ आ रही है? पहली दफा। तो जरूरी नहीं है कि कंपनी पब्लिक होने के मतलब है कंपलसरी पैसा पब्लिक से लेगी। ये बात याद रखिएगा प्लीज, इसको लिंक मत ऐसे कीजिएगा कि तुम पब्लिक कंपनी हो तो 100% पैसा पब्लिक का होगा। मास्टर टाइल बेस्ट एग्जांपल है, 3 मेंबर थे, तीनों भाई थे, शेख मोहम्मद अकबर, असगर, और ये कंपनी पब्लिक कंपनी थी और अभी बंद भी एज अ पब्लिक ही हुई है, लेकिन पैसा पब्लिक का नहीं था। तो प्लीज ये बात जहन में रखिएगा कि पब्लिक फंडिंग जो है कंपलसरी नहीं होती, आपने करनी है तो आपको पब्लिक कंपनी बनानी पड़ेगी। ये कंपलसरी है कि अगर इफ यू वांट टू रेज फंड्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक तो फर्स्ट कन्वर्ट योर कंपनी स्टेटस इनटू अ पब्लिक कंपनी का, ठीक है, स्टेटस। उस केस में पॉसिबल, उस केस में जरूरी है। अदरवाइज मैं कहूं मेरी पब्लिक कंपनी है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं लेंडर से ले लूंगा, मैं लोन ले लूंगा। तो उन्होंने लोन लिया, 40 बिलियन का लोन लिया, लेकिन नया पब्लिक से पैसा इकट्ठा नहीं किया, है तो पब्लिक कंपनी। तो इजाजत मौजूद है, मैं अवेल नहीं कर रहा, ठीक है, इजाजत मौजूद है, अवेल नहीं कर रहा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। क्या बस है, पाकिस्तान में कई पब्लिक कंपनीज हैं, अगली क्लास का टाइम हो गया। अच्छा, पाकिस्तान में कई पब्लिक कंपनीज हैं जो अपने फंड पे चल रही हैं, पब्लिक से फंड रेज नहीं किया। लाइक इंटरलूप चलती रही, लेकिन जब उन्हें लगा कि यार अब एक नई कंपनी बनानी है तो हमें एक नई कंपनी बनानी है तो हमें फंड चाहिए, तो तब उन्होंने जाके आईपीओ किया, पब्लिक ऑफरिंग की, क्या हो भाई पैसे दो, शेयर लो हमारे। क्या बात समझ आ रही है? और मार्केट में शेयर बिकता था 10 रुपए का, उन्होंने कहा नहीं जनाब हम तो 65 रुपए का देंगे, 65 रुपीज का शेयर वर्थ है हमारी, और लोगों ने लिया 65 रुपीज का, बाय किया। मतलब बाकी प्राइस क्या थी? प्रीमियम प्राइस। उन्होंने कहा हम प्रीमियम चार्ज करेंगे अपना शेयर देने के। सो कॉन्फिडेंस है ना इन्वेस्टर का, उसकी रिप्यूट की वजह से, उसके मार्केट शेयर की वजह से, कि पैसा डबोएंगे नहीं, लगाएंगे। ये पॉइंट है। तो इंशाल्लाह यहीं से आगाज करूंगा कल इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सहायता फरमाए।